हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीशी लर्निंग। माई सेल्फ प्रीति। और आज का टॉपिक है कैनिंग, और ये टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन के अंदर आता है। तो यदि आप CFSO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल लेक्चर है, क्योंकि CFSO के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसे फूड प्रिजर्वेशन मेथड में कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैनिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सीलिंग फूड स्टफ hermetically in a container and sterilizing them by heat for longer storage। मीन्स कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड स्टफ को हर्मेटिकली सील करते हैं एक कंटेनर के अंदर। हर्मेटिकली मीन्स एयर टाइट कंटेनर में हम फूड को सील करते हैं और उसके बाद उस कैन को हम स्टरलाइज करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो उसका शेल्फ लाइफ है फूड का, उसको इंक्रीज किया जा सके। लॉन्गर स्टोरेज के लिए ये किया जाता है कैनिंग प्रोसेस। कैनिंग को हम एक हर्डल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। हर्डल टेक्नोलॉजी ऐसे टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं जिसमें हम दो या दो से अधिक मेथड्स को इंक्लूड करते हैं फूड की लाइफ को, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। जैसे कि कैनिंग में हम एक कंटेनर का जैसे यूज कर रहे हैं तो वो एक बैरियर हो गया। उसके बाद हम हीट का भी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये एक दूसरा बैरियर हो गया। तो यदि दो से अधिक अगर बैरियर हम इंक्लूड कर रहे हैं फूड के प्रिजर्वेशन मेथड में तो उसे हम हर्डल टेक्नोलॉजी कहेंगे। हर्डल मीन्स हर्डल क्रिएट करना ताकि माइक्रोब्स एंटर ना हो, ताकि फूड स्पॉइल ना हो। अब कैनिंग की हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था कैनिंग को निकोलस एपट ने 1809 में। उस समय जब नेपोलियन की गवर्नमेंट थी, उस समय पे नेपोलियन गवर्नमेंट ने ये ऑफर किया कि ऐसा कोई सिस्टम जनरेट किया जाए, ऐसा कोई इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे कि फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और वो अपने सैनिकों को, अपने सोल्जर्स को वो फीड करा सके फूड को। उन्होंने 12,000 फ्रेंचेस ऑफर किया कि ऐसा कोई अगर मेथड जनरेट करता है, इंट्रोड्यूस करता है तो उसे 12,000 फ्रेंचेस जो है वो इनाम में दिया जाएगा। तो उसी टाइम पे निकोलस एपट ने कैनिंग को इंट्रोड्यूस किया था 1809 में। तो इन्हीं के ऑनर में हम कैनिंग को एपेटाइजेशन भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था 1810 में। उस बुक का नाम था द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस फॉर मैनी ईयर्स। इस बुक में उन्होंने कैनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गई कैनिंग की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि आखिर कैनिंग हम करते कैसे हैं। तो कैनिंग में सबसे पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें जो जनरली रॉ मटेरियल होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। तो इसमें जो रॉ मटेरियल है मीन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो राइप होने चाहिए, फर्म होने चाहिए, ओवर राइप नहीं होने चाहिए। अगर ओवर राइप होंगे तो वो जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल वो राइप होना चाहिए, अंडर राइप भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैच्योर होना चाहिए और उस पर कोई भी ब्लेमिसेस नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द ब्लेमिसेस। उस पर इंसेक्ट बाइट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशनों का ध्यान रखा जाता है जब हम रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल के सिलेक्शन के बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो है शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। शॉर्टिंग और ग्रेडिंग में छटाई की जाती है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ग्रेड किया जाता है। जैसा जो मटेरियल होता है, जैसा फ्रूट्स और वेजिटेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेड किया जाता है। अब ग्रेडिंग जो है वो विद रेस्पेक्ट टू साइज हो सकता है या कलर हो सकता है, या इसके अलावा और भी पैरामीटर्स इंक्लूड किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो जनरली साइज और कलर के बेसिस पे ग्रेडिंग की जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। और ये ग्रेडिंग जो है वो या तो हैंड से भी किया जा सकता है या मशीन से भी किया जाता है। अगर मशीन्स का हम एग्जांपल लें तो इसमें रोलर ग्रेडर हो गया, स्क्रीन ग्रेडर हो गया, रोप या केबल ग्रेडर हो गया। इसके अलावा जो छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं उसको पूरा होली ग्रेड कर दिया जाता है, मीन्स उसको स्लाइस नहीं किया जाता है। जैसे कि बेरीज, प्लम्स, चेरीज, ये छोटे छोटे फ्रूट्स हैं तो इनको पूरा ही इसको ग्रेड कर दिया जाता है। कैनिंग के लिए टोटल फ्रूट ही भेज दिया जाता है। जबकि जो बड़े बड़े फ्रूट है जैसे कि पीचीज, मैंगो, पियर्स, जिसमें बड़े बड़े बीज होते हैं, इनको स्लाइसिंग के बाद ग्रेडिंग की जाती है। उसके बाद ग्रेडिंग के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है वॉशिंग। तो वॉशिंग में जनरली स्प्रे वॉशिंग भी हो सकता है, स्टीम वॉशिंग भी हो सकता है, या तो हम सोक भी कर सकते हैं या एजिटेशन भी कर सकते हैं। वेजिटेबल के केस में जनरली सोकिंग की जाती है या एजिटेशन की जाता है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो सॉइल में उगते हैं तो जिस वजह से उसमें जो डस्ट है वो बहुत सारा होता है
और माइक्रोब्स का लोड भी है वो ज्यादा होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए जनरली उसे हम सोकिंग करते हैं, एजिटेशन करते हैं, जबकि फ्रूट्स में जनरली स्प्रे वॉशिंग की जाती है। अब रूट क्रॉप्स जितने भी हैं उनको क्लोरीन वाटर में वॉश किया जाता है, इसमें सोक करके फिर उसको वॉश किया जाता है, और क्लोरीन वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो 25 to 50 ppm होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉर्मल वेजिटेबल होते हैं उनको डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इसमें सोक किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट के सॉल्यूशन में इसको सोक किया जाता है ताकि जितने भी इसमें माइक्रोब्स है वो डिसइंफेक्ट हो जाए। और वॉशिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रोब्स के लोड को कम किया जा सके, डस्ट को कम किया जा सके, या फिर अगर कोई फ्रूट्स को उगाते टाइम या वेजिटेबल को उगाते टाइम कोई पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है तो वॉशिंग में वो सारे रिमूव हो सके। अब वॉशिंग के बाद अगला स्टेप आता है पिलिंग, कोरिंग एंड पिटिंग। तो इसमें पिलिंग के केस में हम हैंड से भी पिलिंग कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, या फिर हीट के एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। तो हैंड में एग्जांपल हम देखें तो इसमें बड़े बड़े जैसे फ्रूट हो गए, मैंगो, पपाया, ये आ जाएंगे। मशीन से एप्पल, कैरेट, ये इसके एग्जांपल हो गए। और हीट से जैसे टोमेटो, जैसे ब्लांचिंग हम करते हैं तो उसमें हम टोमेटो का जो पील है वो रिमूव करते हैं, तो इसमें हीट के एप्लीकेशन की वजह से हो गया। इसमें हम स्टीम भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोटैटो, ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो हीट के एग्जाम्पल है। अब इसी में हीट में ही एक और देखें स्टीम के अलावा तो दूसरा आता है फ्लेम पीलिंग। फ्लेम पीलिंग ये गार्लिक और अनियन के केस में किया जाता है। अब इनके अलावा एक आता है लाई पीलिंग। तो लाई पीलिंग जो है वो कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन को कहते हैं। इसमें जो NaOH का कंसंट्रेशन होता है 1 to 2% होता है, और ये जो लाई पीलिंग है वो 30 सेकेंड से 2 मिनट्स के लिए किया जाता है। इसमें लाई पीलिंग में वेजिटेबल को सोक करने के बाद इसको हम वीक सॉल्यूशन ऑफ HCl या सिट्रिक एसिड इसमें डीप करते हैं ताकि जितने भी जो एल्कली है इससे आया है NaOH से वो सारे रिमूव हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप आता है 5th स्टेप, ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम बॉइलिंग वाटर या स्टीम में हम 2 से 5 मिनट के लिए अपने मटेरियल को, चाहे वो वेजिटेबल है चाहे वो फ्रूट हो, उसमें रखते हैं और फिर उसको इमीडिएटली कूल करते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस, पहले स्टीम का एप्लीकेशन करना मीन्स हीट का एप्लीकेशन करना और उसके बाद इमीडिएटली कूल करना, ये दोनों इंक्लूड करेंगे तब हम इसको ब्लांचिंग कहते हैं। ब्लांचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनएक्टिवेट एंजाइम्स। इसके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ब्लांचिंग का यही होता है कि हम एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर सके। और मोस्टली जो एंजाइम्स है वो 65 से 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन दो एंजाइम कैटालेज और पेरोक्सीडेज ये दोनों एंजाइम इतने टेम्परेचर पे नहीं होते हैं डीएक्टिवेट, तो इसलिए इनको हम मार्कर एंजाइम्स कहते हैं। मार्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि ये दोनों एंजाइम डीएक्टिवेट हो गए इसका मतलब कि इससे नीचे टेम्परेचर वाले जितने भी एंजाइम्स है वो सारे भी डीएक्टिवेट हो गए हैं, तभी ये इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। अब नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है ब्लांचिंग का कि माइक्रोब्स के लोड को कम करना। अबाउट 99% जो माइक्रोब्स है वो खत्म हो जाते हैं ब्लांचिंग के स्टेप में। उसके बाद कुछ फूड में एस्ट्रिजेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो एस्ट्रिजेंसी को रिड्यूस करने के लिए भी ब्लांचिंग को किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लूजन स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीन्स पीलिंग के टाइम पे भी हम ब्लांचिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनहेंस ग्रीन कलर ऑफ वेजिटेबल्स, तो जितने भी ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स हैं उनके कलर को एनहेंस करने के लिए भी ब्लांचिंग यूज किया जाता है, जैसे स्पिनच हो गया, पीज हो गया, ब्रोकली हो गया, तो इन सब में ब्लांचिंग का यूज किया जाता है ताकि कलर एनहेंस होकर आए। उसके बाद अगला स्टेप है केन फिलिंग। तो केन फिलिंग जो है वो हैंड से भी किया जा सकता है या तो मशीन से भी किया जा सकता है। और केनिंग करते टाइम जो हमारा केन है वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन और स्टरलाइज्ड केन में केन फिलिंग की जाती है। और इस चीज में दो चीजें ध्यान रखी जाती है कि केन फिलिंग जो है उसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है वो सिर्फ 55% होता है, बाकी जो बचा वो 45% उसमें ब्राइन या सिरप का सोल्यूशन होता है। ब्राइन जो है वो वेजिटेबल के केस में यूज किया जाता है और सिरप का सोल्यूशन जो है वो फ्रूट के केस में यूज किया जाता है। केन फिलिंग के बाद आता है अगला स्टेप सिरपिंग और ब्राइनिंग। वैसे तो ये इस केन फिलिंग का ही सब पार्ट है, लेकिन हम इसे एक अलग से स्टेप एक मान लेते हैं। तो अगला स्टेप सिरपिंग और ब्राइनिंग है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सिरपिंग जो है वो फ्रूट के केस में किया जाता है और ब्राइनिंग जो है वेजिटेबल के केस में किया जाता है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सिरपिंग और ब्राइनिंग करने का?
तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका है ताकि फ्लेवर को इम्प्रूव किया जा सके और एक मीडियम प्रोवाइड किया जा सके। जब हम अगले स्टेप्स में जब प्रोसेसिंग करेंगे तो उस समय हीट का एप्लीकेशन होगा, तो ये एक मीडियम का काम करता है। जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन या फिर सिरप का जो ये सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं, ये एक मीडियम का काम करता है जिससे कि हीट ट्रांसफर हो सके। तो दो इसके ऑब्जेक्टिव है, एक तो फ्लेवर को इम्प्रूव करना और दूसरा है एक मीडियम की तरह काम करना प्रोसेसिंग के टाइम पे हीट सप्लाई के लिए। और सिरपिंग जो है वो फ्रूट के केस में करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो 40 to 50% कंसंट्रेशन होता है सिरप का, और ब्राइनिंग में 1 to 2% होता है कंसंट्रेशन सॉल्ट का। ब्राइनिंग के टाइम पे जो हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द सॉल्ट शुड बी फ्री फ्रॉम द आयरन। क्यों? क्योंकि अगर उसमें आयरन होगा तो रिएक्शन कॉज करके कोरोजन हो सकता है, उसमें जो केन है उसमें कोरोजन कॉज हो सकता है। इसलिए जो हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं उसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब जो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज कर रहे हैं ब्राइनिंग में, उसमें जो सॉल्ट का मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है वाटर में अगर पूछा जाए तो वो 26.5% होता है। सॉल्ट के केस में 26.5% होता है। और वही अगर सुक्रोज का पूछा जाए कि कितना होता है वाटर में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, तो 75 से 85% होता है। अब हम सिरपिंग के टाइम पे हम इसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी यूज कर सकते हैं, केन शुगर भी यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज सिरप भी यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सुक्रोज का सोल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं। सिरपिंग और ब्राइनिंग करते टाइम हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होना चाहिए, इससे लेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। और ब्राइनिंग और सिरपिंग के टाइम पे एक हेड स्पेस छोड़ा जाता है, मीन्स बॉटल में एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है जो कि 0.32 से 0.47 सेंटीमीटर के बीच में जनरली होता है। उसके बाद अगला स्टेप है लीडिंग एंड क्लिंचिंग। तो लीडिंग और क्लिंचिंग इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि हम जनरली बॉटल्स के ऊपर हम ढक्कन रख दे रहे हैं, कैप रख दे रहे हैं ऐसी लूजली, तो उसे हम लीडिंग कहेंगे। लेकिन अगर हमने जो लीड है, जो ढक्कन है, कैप है, बॉटल पे हम उसको रख के थोड़ा सा पार्शली सीम्ड कर दे रहे हैं, मीन्स पार्शली उसकी सीलिंग कर दे रहे हैं, तो उसको हम क्लिंचिंग कहते हैं। तो अब जनरली क्लिंचिंग मेथड यूज होता है, लीडिंग जो है वो बहुत ही कम यूज होता है। लीडिंग और क्लिंचिंग के बाद अगला स्टेप है एग्जॉस्टिंग। तो एग्जॉस्टिंग मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम एयर को रिमूव करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द हीट। यदि हम हीट को अप्लाई करके एयर को रिमूव करते हैं तो उसे हम एग्जॉस्टिंग कहेंगे। और इसमें दो तरीके का होता है एग्जॉस्टिंग, एक लॉन्ग टर्म एग्जॉस्ट और एक है शॉर्ट टर्म एग्जॉस्ट। लॉन्ग टर्म में हम 82 से 87 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 25 to 30 मिनट के लिए लेते हैं, और शॉर्ट टर्म में हम इसमें जो टाइम है वो लेस रखते हैं और टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस 7 से 10 मिनट के लिए बस। एग्जॉस्टिंग का भी कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो इसमें कोरोजन ना अराइज हो। और कोरोजन ये मेनली किस वजह से होता है कि इसमें जो एयर प्रेजेंट होगा उसके अंदर मेनली ऑक्सीजन, उसकी वजह से जो वहां पे मेटल प्रेजेंट है वो दोनों रिएक्ट करके कोरोजन कॉज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टू मिनिमाइज डिसकलरिंग बाय प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन। फिर से वही बात हो रही है कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, इसका मतलब कि डिसकलरेशन नहीं होगा उस केन के अंदर। और उसके बाद विटामिन का रिटेंशन हो सके। जो ऑक्सीजन है वो डिस्ट्रॉय करता है विटामिन को, जनरली विटामिन सी को। तो अगर ऑक्सीजन और एयर रिमूव हो जाएगा तो इन जो विटामिन है इनका रिटेंशन हो जाएगा, मीन्स वो नहीं स्पॉइल होंगे, वो सही रहेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू प्रिवेंट द बल्जिंग ऑफ केन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम पे बहुत से जो केन्स है वो बल्ज कर जाते हैं, तो ये बल्जिंग ऑफ केन्स को रोकने के लिए ही एग्जॉस्टिंग की जाती है। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो केन्स के अंदर जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक जो बैक्टीरिया है, इसके जो स्पोर्स हैं वो कई बार केन में सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए भी एग्जॉस्टिंग का स्टेप और प्रोसेसिंग का स्टेप, ये दोनों स्टेप को किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का जो स्पोर्स है ये एनारोबिक कंडीशन में भी ग्रो कर जाते हैं, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सही तरीके से एग्जॉस्टिंग की जाती है और प्रोसेसिंग की जाती है। और ये जो जनरली स्पोर्स है जिसका पीएच लो होता है 4.6 से कम वाले फूड, उसमें जनरली ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीलिंग। तो सीलिंग के केस में हम डबल सिमर मशीन से बॉटल्स की सीलिंग की जाती है, और यदि हम ग्लास जार का यूज कर रहे हैं तो उस केस में एक रबर लगाना चाहिए
जो बॉटल का माउथ है उसके चारों तरफ एक रबड़ का यूज करना चाहिए ताकि एयर टाइटली वो सील हो जाए बॉटल हमारा। और सीलिंग करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो 74 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं फॉल हो। और नेक्स्ट सीलिंग के बाद आता है अगला स्टेप है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग को हम कई बार रिटॉर्डिंग भी कहते हैं और ये एक हीट ट्रीटमेंट है ताकि हम फूड को प्रिजर्व कर सके। प्रोसेसिंग मीन्स हीट ट्रीटमेंट देना फूड के प्रिजर्वेशन के लिए। तो जो फूड जिसका पीएच 4.5 से लेस है उसे हम जनरली ओपन केटल में बॉईल करके 20 मिनट के लिए हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं। और ये जनरली फ्रूट्स के केस में होता है। जो फ्रूट्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो उस केस में ओपन केटल में हम इसको बॉईल करके इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। जबकि जिसका पीएच 4.5 से ज्यादा है, जो कि वेजिटेबल्स का होता है जनरली, तो इस केस में हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर है वो जनरली 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो कि ऑटोक्लेव का है 15 मिनट के लिए, और जो प्रेशर है वो 15 psi लिया जाता है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग का जनरली टाइम और टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा केन यूज कर रहे हैं, केन का साइज क्या है, फूड का पीएच क्या है, या फिर हीट पेनिट्रेशन का रेट क्या है। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि प्रोसेसिंग का टाइम और टेम्परेचर क्या होगा। प्रोसेसिंग के बाद अगला स्टेप आता है कूलिंग। तो कूलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम माइक्रोब्स को एक थर्मल शॉक दे सकें ताकि जो माइक्रोब्स है वो थर्मल शॉक की वजह से मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमने प्रोसेसिंग के टाइम पे हीट को रेज किया था, टेम्परेचर को रेज किया था, वो स्टॉप हो सके, मीन्स कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। तो कूलिंग का दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो हम माइक्रोब्स को थर्मल शॉक दे सकें और दूसरा कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। कूलिंग जो है वो 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, मीन्स जो टेम्परेचर हमने रेज किया था प्रोसेसिंग के टाइम पे उस टेम्परेचर को अब 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे लाना है। और हमें यही रेंज क्यों चूज करना है, 37 से 40 ही क्यों चूज करना है? क्योंकि यदि हम 37 से नीचे लाते हैं टेम्परेचर को तो हो सकता है उसमें रस्टिंग हो जाए, और अगर 40 से ऊपर ले जाते हैं तो थर्मोफिलिक स्पॉइलेज हो सकते हैं। थर्मोफिलिक स्पॉइलेज मीन्स ऐसे टेम्परेचर पे जो थर्मोफिलिक माइक्रोब्स है, जो कि हीट लविंग माइक्रोब्स होते हैं, वो सारे ग्रो हो सकते हैं, तो उनकी वजह से जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है। उसके बाद लास्ट स्टेप है लेबलिंग एंड स्टोरेज। तो कूलिंग के बाद अब जो केन है उसको ड्राई किया जाता है अच्छे से। केन का जो आउटर सरफेस है वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई नहीं हुआ तो उससे कॉरोजन हो सकता है। ड्राई करने के बाद उसको लेबल किया जाता है और लेबल करने के बाद उसको स्टोर कर दिया जाता है। स्टोरिंग जो है वो कूल और ड्राई प्लेस पे किया जाता है, और इसकी जो पैकेजिंग है वो जनरली कॉरुगेटेड बॉक्सेस में की जाती है। तो ये था पूरा कैनिंग के बारे में, पूरा कैनिंग प्रोसेस के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक सही ढंग से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। थैंक यू।